नहीं कह सकते थे क्योंकि बाबा साहब को सर्विस बॉन्ड लिखकर देना पड़ा था। 10 साल बाबा साहब को बड़ौदा स्टेट में सर्विस भी देना था। मगर बाबा साहब को जब पढ़ने का मौका मिला, विदेश में जाने का मौका मिला, तो बाबा साहब के सामने एक चीज स्पष्ट थी कि मैं अपने समाज के लिए पढ़ना चाहता हूं। और यही सोच लेकर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए थे। मैं जब ये तस्वीर देख रहा था, इस तस्वीर में बाबा साहब ने जिन बच्चों को अमेरिका में या यूरोप में पढ़ने के लिए भेजा, तो यही वो लोग थे जिन लोगों को बाबा साहब ने पैसा लेकर बाहर भेजा था। कि मैं पढ़ लिख कर आगे आया तो मैं इतना कर सकता हूं, तो ये भी गए तो ये भी कर सकता हूं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार तस्वीर देखी होगी, मगर तस्वीर का पीछे वाला किस्सा आप लोगों को पता नहीं होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब बनी, उस यूनिवर्सिटी को अंग्रेजों ने ग्रांट दिया। फिर बीएचयू को भी अंग्रेजों ने ग्रांट दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी पैसा दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी एजुकेशन के लिए पैसा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जो वाइसरॉय थे लिंगलिटन, उनको मिलने के लिए गए और उनको भी कहा कि आपने मुस्लिमों को पढ़ने के लिए पैसा दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिया, तो मैं भी अपने समाज का नेतृत्व करता हूं, हमारे लिए भी आपको कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो बाबा साहब को वाइसरॉय ने कहा कि आप कोई प्रपोजल बनाकर लेकर आओ। बाबा साहब ने एक लंबा चौड़ा चौपड़ा तैयार किया और वो उन्होंने वाइसरॉय को दिया। और फिर वाइसरॉय ने बाबा साहब को पूछा कि ये पैसा हम आपको अलॉट करते हैं, पैसों से आप करोगे क्या? तो बाबा साहब ने कहा कि उनमें कुछ पैसा मैं अपनी जेब से डालकर अपने समाज के कुछ नौजवानों को मैं विदेश में पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूं। यही वो लोग थे जो बाबा साहब के पैसों से बाहर पढ़ने के लिए गए। वाइसरॉय को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे आपके समाज के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। 731 स्टूडेंट थे जो यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ रहे थे, 731 स्टूडेंट थे केवल। और उस समय बाबा साहब ये कह रहे थे कि मैं कुछ बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना चाहता हूं। वाइसरॉय ने कहा कि आपके पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, लाखों करोड़ों आपके लोग आज शिक्षित हैं और 10-15 बच्चों को पढ़ाकर आप क्या करोगे? तो जो सोच बाबा साहब के दिमाग में थी वो वाइसरॉय के भी दिमाग में नहीं थी। वाइसरॉय ने फिर भी पूछा कि बाबा साहब इससे क्या होगा? तो बाबा साहब ने वाइसरॉय को कहा कि आपके 50 में 100 ग्रेजुएट मेरे सामने खड़ा करो तो आपके 100 लोगों पर मैं भारी पड़ जाऊंगा। बोले क्यों? बिकॉज आई हैव हायर एजुकेशन, मेरे पास फॉरेन एजुकेशन है। फिर भी बाबा साहब को वाइसरॉय कहता है अरे ठीक है, मान लिया कि आपके पास बेहतरीन सारा ये है, मगर ये 10-15 बच्चे पढ़कर क्या होगा? तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे ऐसे लोग चाहिए, उस समाज का नेतृत्व करने वाले हो, रेल के इंजन की तरह वो लोग चाहिए। तो बाबा साहब का पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद था कि वो समाज का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ में उनको बाहर भेजा। हमारे जो लोग भारत के अंदर रहे उनकी भी व्यवस्था करती थी और उनसे ये उम्मीद थी कि वो समाज को आगे लेकर चलेंगे। मगर ये कारवां उनको आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने समाज के अंदर ये वर्ग पैदा करने के लिए 40 साल लगाए, वही अपने समाज को धोखेबाज को कहना नहीं चाहे। वो उस समाज के अंदर उस भावना को जगाना चाहते थे कि ये समाज आपका है और इसके उद्धार की जिम्मेदारी भी आपकी है। साथियों, बुद्धिजीवी होना अलग बात होता है और बुद्धिमान होना अलग बात होता है। हमारे समाज में बुद्धिजीवी लोगों की कोई कमी नहीं, बुद्धिमानों की कमी है। इसलिए तो बाबा साहब कहते हैं कि कर्तृत्ववान लोग नहीं होंगे, कोई बात नहीं, निष्ठावान लोग चाहिए। बुद्धिजीवी और बुद्धिमान में अंतर क्या है? बुद्धिजीवी उसको कहा जाए जो बुद्धि का उपयोग अपना पेट पालने के लिए करे। ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, उस डिग्री का इस्तेमाल उन्होंने किस लिए किया? अपने परिवार का पेट पालने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। जैसे श्रमजीवी होता है जो मेहनत करके अपने परिवार को पालता है, हमने पढ़ाई लिखाई का उपयोग उसी के लिए किया। आज बहुत सारे लोग हमारे विदेशों से बैरिस्टर होकर आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं, मगर एक बैरिस्टर वहां से आया, उसने इतनी बड़ी लड़ाई लिखी कि करोड़ों, हजारों, लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे उस लायक बने। आज लाखों की संख्या में हमारे पास में पढ़े लिखे लोग हैं, मगर वो कारवां आगे नहीं जाते। बुद्धिजीवी उसी को कहा जाए कि जो बुद्धि का उपयोग पेट पालने के लिए करे, नौकरी करने के लिए करे। बुद्धिमान किसको कहे? बुद्धि के साथ ईमान जोड़ा जाए तो बुद्धिमान होता है। बुद्धि के साथ क्या जोड़ा जाए? ईमान।
अगर बुद्धि के साथ ईमान जोड़ दिया जाए तो वो बुद्धिमान होता है। ईमान का मतलब क्या है? जिसको हिंदी में या उर्दू में ईमान कहा गया है, उसको बुद्ध की भाषा में विवेक कहा जाता है। बुद्ध की भाषा में उसको क्या कहा गया है? विवेक की बात कही है कि उस विवेक के साथ उस बुद्धि का उपयोग होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लोगों के अंदर से इस भाव को निर्माण करना चाहते थे कि वो इस कारवां को अपने समाज के हित में चला। बामसेन इसी सोच को लेकर बनी है कि हमारे महापुरुषों ने जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर लगाई है, उस जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर हो। अब ये एहसास ही आपके अंदर सामाजिक काम करने की प्रेरणा निर्माण करेगी। ये एहसास ही हमें इकट्ठा रखने के लिए तैयार करेगा, ये एहसास ही हमें जोड़ने के लिए तैयार करेगा। अगर हमारे अंदर ये एहसास नहीं है कि मैं समाज का हूं और समाज मेरा है, ये समाज मेरा है और मैं समाज का हूं, ये एहसास ही हमें जोड़ता है, ये एहसास ही हमारे अंदर ताकत पैदा करता है। यही एहसास हमें अपने समाज को तैयार करके लड़ने का जज्बा भी देता है। यही बामसेन की सबसे बड़ी भेस है। इसी के आधार पर तो बामसेन खड़ा। इसलिए बामसेन बनाने वालों ने बामसेन की जो नींव रखी वो त्याग और समर्पण पर रखी। बामसेन की नींव अधिकारों पर नहीं रखी है। बामसेन की नींव बनाने वालों ने इसी बात को ध्यान पर रखी कि वो त्याग और समर्पण के आधार पर हो। अपने महापुरुषों की विरासत एक लाइन में अगर कही जाए वो क्या है? बुद्ध से लेके महावीर तक, महावीर से लेके अगर हमें हमारे महापुरुषों का बाबा अम्बेडकर तक देखे तो एक ही विरासत है, वो है त्याग और समर्पण। दुनिया में कोई भी व्यक्ति त्याग और समर्पण के बिना महापुरुष नहीं बन सकता। तो ये त्याग और समर्पण की विरासत हमारी है। अपने उद्देश्य, विचारधारा, सिद्धांतों के प्रति हमें समर्पित होना। इस बात को हर कार्यकर्ता को, काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखना है, ताकि भविष्य में हम लोगों को जब हम काम करेंगे या वर्तमान में भी जो काम कर रहे हैं, तो हमारी सोच बहुत स्पष्ट हो जाए कि हमारी लड़ाई किन मूल्यों पर खड़ी है, हमारा संगठन, हमारा विश्वास किन मुद्दों पर खड़ा है। ये बहुत ज्यादा मजबूत नींव है और इसी मजबूत नींव की वजह से बामसेन हर डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकली। क्योंकि दुनिया में जितने ज्यादा समर्पित लोग होते हैं, जिस मिशनरी संगठन के पास या जिस संगठन के पास समर्पित लोग होते हैं, उस संगठन को कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। राजनेताओं के पास समर्थक होते, समर्पित नहीं होते। हजारों समर्थक मिलकर भी एक समर्पित नेतृत्व निर्माण नहीं कर सकते, मगर एक समर्पित नेतृत्व हजारों लोगों को समर्पण के लिए तैयार कर सकता है। राजनीति में समर्थक लोगों की जरूरत होती है, राजनीति में क्राउड की जरूरत होती है। उसका काम उतना है जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, उसके अलावा उसको करना नहीं। सामाजिक संगठन संख्या के आधार पर नहीं चलते। संख्या राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का काम कर सकती है, सामाजिक संगठन तो सिद्धांतों पर चलते, मूल्यों के आधार पर चलते। डॉक्टर साहब ने या बगीचाराम जी ने या राजेंद्र राणा जी जब ये सारी बातें रखी तो उसमें बहुत सारी बामसेन की विरासत आपको समझाई कि किस तरीके से बामसेन आगे बढ़ी। जब 86-87 में कांशीराम जी कहार हो गए और बामसेन अलग हो गई, बगीचाराम जी ने बढ़िया उदाहरण दिया कि सारा चूस लिया और गुठली फेंक दी। आम का जो सारा रस था, जूस था, वो चूस लिया गया और गुठली फेंक दी। अब लोग जब आम खरीदते हैं तो लोगों को आम गुठली के लिए तो कोई खरीदता नहीं, आम किस लिए खरीदते? उसके जूस के लिए। मगर वो जूस एक बार का होता है, गुठली बची रहे तो उस गुठली में हजारों नहीं करोड़ों आम तैयार करने की क्षमता होती है, क्योंकि गुठली बीज है। तो बीज जब बचा रहेगा तो उस बीज के अंदर निर्माण की क्षमता होती है। उन्होंने जो कहा था कि गुठली मैंने फेंक दी, तो गुठली तो बीज है, वो बीज ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो बीज जमीन में गड़ गया, वो हजारों लोगों को तैयार करने का काम कर सकता है। किसी ने बढ़िया खूब कहा था, मिला दे खाक में हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिले, बोले गुलजार हो। तो ये जो बीज है, ये बीज का मतलब क्या है? समर्पण का भाव, अपने आप को मिटाने का भाव। ये समर्पण भाव जो है जिसके पास है,
जो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो उसको कौन मिटा सकता? जो अपने आप को ही मिटाने के लिए तैयार हो उसको कौन मिटा सकता? वो हमको जीरो बनाना चाहते थे, हमने कहा पहले से ही जीरो है, फिर बोलो जीरो ही साबित करना चाहते थे, हमने पहले मान लिया कि हम जीरो है। जीरो से पीछे तो ढकेल नहीं सकते। यहाँ अकाउंट का या कॉमर्स के कोई अगर स्टूडेंट्स होंगे या बैंक से जुड़े हुए कोई लोग होंगे तो उनको पता होगा अकाउंट की भाषा में जीरो भी बैलेंस होता है। अकाउंट की टर्मिनोलॉजी में जीरो भी क्या होता है? बैलेंस होता है। आप जाकर बड़े फख्र के साथ पूछ सकते मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। मैनेजर को बोलना पड़ता है जीरो बैलेंस, वो ये नहीं कह सकता अकाउंट खाली है, वो ये नहीं कह सकता। उर्मित जी उसको क्या कहना पड़ता है? अकाउंट खाली है नहीं कह सकता। हाँ सर आपके अकाउंट में बैलेंस है, कितना बैलेंस है? जीरो, क्योंकि जीरो भी बैलेंस है, क्योंकि उसके पास अकाउंट में काउंटिंग में आया है। तो संगठन का जो बेस है साथी वो त्याग और समर्पण के आधार पर। इसलिए बामसेफ हर बार कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति से आगे बढ़ी। उसका सबसे बड़ा आधार था कि उसकी नींव त्याग और समर्पण पर रखी गई, और जब भी त्याग और समर्पण पर लोग खड़े हुए वो लोग आंदोलन को बचाने में कामयाब रहे। संख्या राजनीति में मायने रखती है, क्राउड राजनीति में सफल हो सकता है, और क्राउड का कैरेक्टर है सर पर भी बिठा कर पटक भी दे देता। क्राउड तो माननीय कांशीराम जी के पास में भी बात ले गया, 207 तक एमएलए गए थे। आज क्या परिस्थिति है? जब क्राउड दिखाई दिया तो उनको लगा कैडर की जरूरत नहीं है, कैडर खत्म हो। कैडर जैसे खत्म हो गया, जड़ें कमजोर होती गई। जब जड़ें कमजोर होती गई तो मामूली हवा का झोंका भी पेड़ उखाड़ देता है। तो हमने अपनी नींव बचाकर साथ ये फैसले लिए हैं। तो ये त्याग और समर्पण की विरासत हमारे महापुरुषों से मिली है, और उसी के आधार पर बामसेफ का कारवा चलता रहेगा। ये जो विपरीत परिस्थिति है उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए साथियों हर कार्यकर्ता को इस बात को ध्यान रखना है। कापटे साहब ने जो सिद्धांत सिखाए थे वो बहुत ज्यादा इस परिस्थिति में मायने रखते। महावीर की मृत्यु के बाद में महावीर के संग में विवाद हुआ, इतना ज्यादा विवाद हुआ उनके भक्तों में, उनके शरणों में, अनुयायियों में हिंसा तक हुई। उसमें से जो कुछ भिक्षु जो थे जिनका विवाद हुआ था, उसमें से कुछ भिक्षु भंते आनंद को मिले, और भंते आनंद जी के साथ उनकी जब चर्चा हुई तो वो लोग जाने के बाद में भंते आनंद ने ये सवाल बुद्ध को पूछा कि महावीर जैसे इतने बड़े आदमी के जाने के बाद उनके संग में विवाद हुआ और उसमें विभाजन हुआ, हिंसा हुई, तो उन्होंने पूछा कि कल हमारे संग में भी ऐसा हो सकता है। बुद्ध के सामने ये सवाल महावीर ने पूछा, बुद्ध जिंदा थे तभी पूछा कि कल आपके जाने के बाद संग में विवाद हुआ तो क्या होगा? आज आप गए इसलिए कंट्रोल कर रहे हो, कल अगर आपके जाने के बाद संग में विवाद हुआ तो? बुद्ध ने जवाब दिया कि विवाद हुआ तो विवाद का समाधान का तरीका है। अगर विवाद संघ के नियमों को लेकर, तत्वों को लेकर है तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान ली किसी भिक्षु ने किसी शील का पालन नहीं किया, उस शीलों के पालन की वजह से कोई विवाद हुआ कि इसने शील का भंग किया, इस वजह से कोई विवाद हुआ, किसी शील के नियम को लेकर कोई विवाद हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको बड़ी समस्या नहीं मानता। मगर विवाद अगर संघ के तत्वों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर है तो बहुत बड़ी गंभीर बात है। तो कहते हैं कि अगर विवाद संघ के सिद्धांतों को लेकर, तत्वों को लेकर है, धम्म के तत्व को लेकर है तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। तो आनंद ने पूछा कि इसका समाधान क्या होगा? तो बुद्ध ने कहा कि उसके लिए संगति करो, और तब तक संगति करो जब तक 100% सहमति नहीं बनती। क्यों? जब तक नींव मजबूत नहीं रहेगी, आप उसके ऊपर कितना भी ढांचा बनाओ वो टिकेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो है नींव है, अगर उसी को किसी ने परिता लगाया, उसी को किसी ने अंदर रहकर खोदने का काम किया और आप ऊपर बिल्डिंग बनाने के काम में लगे तो क्या होगा? इसलिए पहले नींव बचाने का काम करना होगा। जैसे संगठन बनाना हर कार्यकर्ता का काम है, उसी तरीके से संकट के समय में संगठन को बचाना भी हर कार्यकर्ता का काम होता है। नहीं तो आप समझो कि बढ़ाने का काम है ना, बढ़ाते रहेंगे और पीछे कोई आग लगाता जाएगा, क्या होगा?
संगठन बचाने का मतलब क्या है? संगठन के सिद्धांतों को बचाना। संगठन को बचाने का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को पकड़ के रखने का नहीं कि मेरे पास 50 लोग हैं, मेरे पास 100 लोग हैं, इसको संगठन बचाना नहीं कहते। संगठन बचाने का मतलब क्या है? उसके सिद्धांतों को, उसके मूल्यों को, जिन सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर वो संगठन है, उस सिद्धांतों को बचा के रखना मतलब संगठन बचाने का। साधन आते जाते रहेंगे, साधनों के भरोसे कुछ नहीं करेंगे। साधन गति देने का काम कर सकते, मगर साधन सब कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 बार जब खापर्डे साहब थे, उस पीरियड में कैसराम जी 3 बार सरकार बना चुके थे। 87 से लेके 2000 तक जब खापर्डे साहब का निर्माण हो, उस पीरियड में 2-3 बार माननीय कैसराम जी सरकार बना चुके थे। और उस पीरियड में खापर्डे साहब जनरल के डिब्बे में सफर कर रहे थे, रोडवेज की बस में धक्के खाकर सफर कर रहे थे। तब माननीय कैसराम जी ने उत्तर प्रदेश में सरकारें तक बना ली थी। हेलीकॉप्टर में माननीय कैसराम जी घूमते थे जब खापर्डे साहब रोडवेज की बस में घूमते थे। मगर परिस्थिति बाद में ये हुई कि जिस मिशन को खापर्डे साहब लेकर चल रहे थे, वो मिशन बचा। और जिस सिद्धांतों को लेकर माननीय कैसराम जी चलते रहे, राजनीतिक सत्ता तो मिली, मगर कैडर खत्म हो गया। बहन जी ने वो सारा कैडर का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर दिया। बाद में हमको देखने को मिला कि केवल 10-11 साल में वो जो सारा कारवा था धराशायी हो गया। केवल 11 साल लगे कैसराम जी को वो बनाने के लिए। 40 साल लगे, उसको धराशायी होने में कितना समय लगा? 10-11 सालों में पूरी तरह से स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो साधन महत्वपूर्ण है, मगर साधन सब कुछ नहीं है। तो साधनों के बगैर भी साथियों खापर्डे साहब ने काम किया। आवाज आ रही है पीछे? अगर इसको बंद कर देंगे तो थोड़ा आवाज चलती रहेगी। इसलिए साथियों, बामसेप को जिन सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया, उन सिद्धांतों के आधार पर हम लोगों को चलाना है। अगर उन सिद्धांतों को छोड़कर हम लोग अगर सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आज तक का यह अनुभव है कि सिद्धांतहीन राजनीति कभी भी समाज को सफलता दे नहीं सकती। राजनीति का एक चरित्र है, राजनीति का एक सिद्धांत है कि उसका कोई सिद्धांत नहीं होता, उसका कोई चरित्र नहीं होता। और हमारे समाज का एक अनुभव रहा है, जो भी बहुजन समाज से, सामाजिक आंदोलन से राजनीति में गया है, उसने हमेशा ये काम किया है कि अपनी सामाजिक जड़ें काटकर राजनीति में जाने का प्रयास किया। आज तक का ये अनुभव रहा। वो अपनी सामाजिक जड़ें काटकर राजनीति में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि राजनीति सिद्धांत विहीन होती है। राजनीति में समय समय के लिए समझौते करने पड़ते हैं, अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ता है। और सामाजिक संगठन, सामाजिक आंदोलन सिद्धांतों पर चलता है। तो राजनीति में जाने वाले लोगों के लिए हमेशा सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग संकट बने रहते हैं। इसलिए वो हमेशा अपनी सामाजिक जड़ें काटकर राजनीति करना चाहते हैं, ताकि उधर जब वो राजनीति में कॉम्प्रोमाइज करने के काम में लग जाए, सिद्धांतों से समझौता करने के काम में लग जाए, तो वहां उनको पूछने वाला कोई वर्ग ना बचे। उनके पास केवल समर्थक रहे जो उसके हाँ में हाथ चलाते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे। यही होता रहा। रामों की राजनीति सफल होने का एक कारण है कि उनकी राजनीति पर सामाजिक आंदोलन का नियंत्रण होता है। तो जो लोग सामाजिक होते हैं वो हमेशा सामाजिक रहते हैं और उनके सिद्धांतों पर वो राजनीति चलाते हैं, इस वजह से सफल होते हैं। राजनीति के अंदर जब हम जाकर सिद्धांत विहीनता का, अवसरवादिता का आदर्श लोगों को बढ़ाते रहेंगे, तो उससे तो सामाजिक क्रांति का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है, राजनीति के लिए कुछ हिस्सेदारी समाज के हिस्से में आ सकती है, मगर परिवर्तन का जो लक्ष्य रखा है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें परिवर्तन का काम जो है वो उस तरीके करना होगा। और इसी के लिए साथियों, इस बात को ध्यान में रखकर अपने बामसेप के समर्थन में कुछ निर्णय लिए। खापर्डे साहब कहा करते थे, जो भी
कॉन्सेप्ट चलाएगा और चलाते समय अपने उद्देश्य से डाइवर्ट हो जाएगा, भटक जाएगा, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। विचारधारा और उद्देश्य से जो भी भटक जाएगा वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो विफल हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिद्धांत मानते थे। साथियों, संगठन से सत्ता बनती है, सत्ता से संगठन नहीं बनती। जिस समाज के पास संगठन है वो आज नहीं तो कल सत्ता में जाएगा, मगर आप सत्ता में रहकर संगठन बनाना चाहते हो कभी भी संभव नहीं हो। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े, 2 बार बाबा साहब अम्बेडकर लोकसभा के चुनाव हारे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु के बाद लोकसभा के चुनाव हुए और बाबा साहब के नाम पर चुनाव लोगों ने लड़ा, 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। बड़ी अजीब बात। बाबा साहब ने खुद में 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, दोनों बार वो हारे, 52 में भी हारे, 54 में भी हारे। बाबा साहब का निर्वाण हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर के निर्वाण के बाद उनके नाम पर लोगों ने चुनाव लड़ा और 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। साधारण बात नहीं। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को परास्त किया था उसको बाबा साहब के कार्यकर्ता ने परास्त किया और लाख से ज्यादा वोटों से परास्त किया। बाबा साहब अम्बेडकर परास्त हुए, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाबा साहब का कार्यकर्ता लाख वोटों से जीत कर आया, तो क्या बाबा साहब से बड़ा हो गया? बाबा साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कार्यकर्ता लाख वोटों से बाबा साहब से ज्यादा जीत कर आया, तो क्या बाबा साहब से बड़ा हो गया? 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे, फिर भी वो परिवर्तन का काम नहीं कर पाए। चुनाव होने के 4 महीनों के बाद में वो पार्टी टूटी और 3 अक्टूबर 1957 में आरबीआई बनी। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सामाजिक संगठन के आधार पर या सामाजिक मूल्यों के आधार पर जो समाज अपनी संगठन की ताकत बनाता है वही सफल हो पाता। इसलिए हमें अपने उद्देश्य और विचारधारा से, सिद्धांतों से किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यही हमारी ताकत है, आज भी रहे, कल भी रहेगी और इसी के आधार पर हम लोग सफल होंगे। इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान में रखकर हमने काम करने का निर्णय लिया और उसी के आधार पर हम सफल होते रहे। बार बार संगठन में जब भी कोई परिस्थिति निर्माण हुई, उस परिस्थिति से बाहर देने की दिशा, ऊर्जा, प्रेरणा इसी सिद्धांतों से मिली और आज हम लोग इस स्थिति में है कि इस संगठन को, इस कारवा को न केवल बचाने में तो उसको आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोग सक्रिय रहे। पंजाब के कार्यकर्ताओं ने, पंजाब के लोगों ने हमेशा इस आंदोलन को बढ़ाने में नहीं, हर बार जब भी कोई परिस्थिति विवाद की रही उसको बचाने के लिए पंजाब के लोगों ने पहल की है और इस आंदोलन को आगे लेकर जाने में, उस क्रिटिकल परिस्थिति में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के साथियों ने निभाई है और इस समय में भी बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका आप साथियों ने ली है। मात्र 3 महीनों में साथियों ये कारवा आज स्थिति में है कि 18 राज्यों में अधिवेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कल मैं उत्तर प्रदेश की मीटिंग करके आया, आज पंजाब की मीटिंग है, अभी महाराष्ट्र स्टेट बॉडी की मीटिंग चल रही है, बंगाल में मीटिंग है, छत्तीसगढ़ में मीटिंगें चल रही है। एक हफ्ते के अंदर साथियों लगभग 18 राज्यों के राज्य अधिवेशनों के पत्र सोशल मीडिया में आ जाए। 17 तारीख को बंगाल में 13 जिलों में एक साथ केडर कैंप लगे हुए। आज बकरी ईद है, इस वजह से बंगाल में ट्रेनिंग नहीं हो पाए, नहीं तो आज के दिन ही वो ट्रेनिंग कैंप होने वाले थे। बकरी ईद की वजह से हमने वो कार्यक्रम जो है वो वहां नहीं रखे और 17 तारीख को बंगाल में एक साथ 13 जिलों में ट्रेनिंग कैंप। 17 जुलाई को महाराष्ट्र में 11 से 15 जिलों में ट्रेनिंग कैंप का कार्यक्रम घोषित हो गया है, उसके भी पर्चे निकले की तैयारी में। अलग अलग लेवल पर सारे देश भर में एक साथ कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू है। 28 जून को हमने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में अधिवक्ताओं का सम्मेलन किया। अभी 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 500 अधिवक्ताओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। छत्रपति शाहू महाराज जी ने जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण दिन के तौर पर 26 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश लखनऊ में अधिवक्ताओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे। महाराष्ट्र में भी उसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। 28 जून को जो कार्यक्रम साथियों इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में हुआ, वहां हमने कुछ घोषणाएं की थी कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बैरिस्टर शताब्दी वर्ष है वो साल भर मनाएंगे। 28 जून 2022 से 28 जून 2023 तक ये कारवा चलेगा और सारे राज्यों में 31 राज्यों में इसके राज्य स्तरीय सम्मेलन किए जाएंगे। हाईकोर्ट के जो कभी बेंच है या जो हाईकोर्ट या तो बेंच वहां पर उसके कार्यक्रम किए जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम किए जाएंगे और तीसरे चरण में उसके तहसील लेवल के कार्यक्रम किए जाएंगे
और 28 जून 2023 को दोबारा दिल्ली में कम से कम 5,000 अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन लिया जाएगा। हमें भी पंजाब में अधिवक्ताओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन करना है। चंडीगढ़ में हम वो करेंगे। 3-4 स्टेट का वो बड़ा ज्वाइंट कार्यक्रम होगा। पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का और चंडीगढ़ का, ऐसे 4 स्टेट का एक जोनल लेवल का अधिवक्ताओं का सम्मेलन हम लोग चंडीगढ़ में करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल जो है, जो हमारी पैरवी समाज के वहां करते हैं, उन अधिवक्ताओं के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। दूसरा बड़ा कार्यक्रम हमने घोषित किया उस कार्यक्रम में कि जिस ग्रेज इन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी से हम करस्पॉन्डेंस करने में कामयाब रहे। वहां हमारी बात पहुंच गई है और उस यूनिवर्सिटी से एक सीनियर जो वहां के जो प्रोफेसर है, वहां का एक सीनियर अधिकारी जो है, वो जब हम भारत में कार्यक्रम करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करेंगे, वहां से उस यूनिवर्सिटी से एक डेलीगेट जो है हम अपने कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करेंगे और पूरे भारत के मूल निवासियों की तरफ से उस इंस्टीट्यूट का हम लोग सम्मान करेंगे कि भाई आपने एक इतना बड़ा होनहार छात्र पैदा किया जिसने इस देश के मजलूमों का भविष्य बदल दिया। उस संस्था का भी हम लोग सम्मान करेंगे। और तीसरा, इस कार्यक्रम की कड़ी में एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी होगा और उस यूनिवर्सिटी ने एक कमरा, एक बड़ा सा हॉल बाबा साहब के लिए रिजर्व रखा हुआ है। उसमें केवल और केवल बाबा साहब का लिटरेचर है। उसी जगह पर हम लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट जो भारत और दुनिया भर से जो वहां लोग गए हुए हैं, उनकी उपस्थिति में वहां भी एक कार्यक्रम करेंगे। जल्दी उसकी तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। तीसरी बात साथियों, आपने देखा होगा हमने जो पॉलिसियां बनाई थी उसमें हमने एक बात घोषित की थी कि जो भी सहयोगी संगठन बामसेफ के द्वारा चलाए गए हैं, उन सारे सहयोगी संगठनों को एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी बामसेफ की होगी और उसको स्वायत्त रूप से चलाएंगे, ऑटोनॉमस होंगे। वो अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे। मदर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उसकी जिम्मेदारी बामसेफ की होगी, मगर नेतृत्व वो संगठन करेगा। उस कार्यक्रम में आपने देखा होगा, उस कार्यक्रम 2 सत्रों में हुआ। दोनों सत्रों की अध्यक्षता 2 अधिवक्ताओं ने की। सारा इन्वेस्टमेंट बामसेफ का था। हॉल बुकिंग से लेकर फील्डवर्क करने का, प्रिपरेशन करने का, सारा फील्डवर्क बामसेफ ने किया। मगर जब वहां अध्यक्षता करने की बारी रही, संचालन करने से लेकर वो सारा अधिवक्ताओं ने किया और बामसेफ उसमें मार्गदर्शक के रूप में रही। हमने ये भी जो परंपरा थी जिसके ऊपर एक तरह से हम लोगों ने नई शुरुआत की कि जो भी सहयोगी संगठन होगा उसका नेतृत्व समाज में एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी बामसेफ की होगी। क्यों? अगर आप उसको मान्यता नहीं दोगे, उस कार्यकर्ता को, उस पदाधिकारी को, उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अगर संगठन के अंदर मान्यता नहीं रहेगी तो समाज में कहां रहेगी? अगर आप ही उसको डिरिकॉग्नाइज करोगे तो समाज कैसी मान्यता देगा उसको? हमने देखा कि इससे पहले जो राष्ट्रीय प्रभारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसी ऑफसेट विंग के, जब उस ऑफसेट विंग का अधिवेशन लगता था, कोई कार्यक्रम लगता था, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय प्रभारी एक तो मंच का संचालन कर रहा है, आभार प्रदर्शन कर रहा है या तो निधि की घोषणा कर रहा है। जब उस संगठन का जिसके नाम से अधिवेशन बुलाया गया, जिसके नाम से कार्यक्रम बुलाया गया, उसको उसमें कोई अथॉरिटी नहीं होगी, वो किस तरीके से काम करेगा? तो साथियों, वो पॉलिसी हमने लागू कर दी है, उसके आधार पर कार्यक्रम घोषित कर दिए। अभी 18 राज्यों में अगस्त महीने में राज्य अधिवेशन होंगे। 7 अगस्त को गुजरात का अधिवेशन है, 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन है, 21 अगस्त को महाराष्ट्र का है, 28 अगस्त को बंगाल का है, 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा का अधिवेशन जो है घोषित हो गया है। सारे राज्यों के अधिवेशनों की लिस्ट मेरे पास में है। वो अधिवेशनों के कार्यक्रम हमने घोषित कर दिए हैं और उन राज्यों में अपने अपने अधिवेशन की तैयारियां शुरू है। ये अधिवेशन लेने से पहले हर राज्य में हमने मीटिंगें लेकर वहां कमेटियां बनाई, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई और कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाकर उनके माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो उसके आधार पर हम लोग अपने आंदोलन को आगे लेकर जाने का काम करेंगे। अधिवेशन से संगठन का न केवल प्रचार प्रसार होगा, वहां स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उसके आधार पर कमिटियों को काम करने के लिए जो एक्सेस चाहिए वो समाज से मिलेगा। अधिवेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो उस दिशा में साथियों हम लोग आगे बढ़, केवल मात्र 3 महीनों में साथियों ये कारवां यहां तक आ गया है। अलग अलग लेवल पर उसकी बहुत बड़े पैमाने पर सफलता
शुरू हो गई है और बहुत ही ताकतवर तरीके से साथियों हम इस कारवां को आगे लेकर जाएंगे। पंजाब में भी हम लोग अपने राज्य अधिवेशन की आज आप सभी साथियों से चर्चा करके इसकी डेट भी घोषित करेंगे ताकि हम लोग अपने अधिवेशन की तैयारी में लग जाए। आज साथियों ये परिस्थिति ये है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो संकट या जो अवरोध हमारे सामने है उस अवरोधों की भी जानकारी हमारे कार्यकर्ता को होनी चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा असामान्य है। जिस तरीके से एक धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिक उन्माद देश में खड़ा किया जा रहा है वो दिखाई तो ये देता है कि पहले चरणों में वो मुस्लिमों के विरोध में है, क्योंकि सामने आकर मुस्लिमों का विरोध किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, हिजाब से लेकर हलाल तक हो, लव जिहाद से लेकर रोटी जिहाद तक हो, नए नए तरीके अपनाकर लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। मगर ये सारा बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का या धार्मिक उन्माद का जो मामला खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे असली मकसद जो इस देश के अंदर SC ST OBC और इस देश के जो मजलूम है मुस्लिम सिख लिंगायत जैन इनके अंदर जो एक भाईचारा या जो जागृति पैदा हुई है, इस जागृति का संकट दुश्मनों के सामने बहुत बड़ा खड़ा है और इस धार्मिक उन्माद के माहौल से उस ध्रुवीकरण को तोड़ने की प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं। ये उन्माद पैदा करके सांप्रदायिकता का धार्मिकता का बहुत बड़ा माहौल खड़ा करके एक तरह से देश की जो राजनीति या समाज नीति है उसको दिशाहीन करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उस झूठे प्रोपेगेंडे में जिन लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है उसके शिकार बन। क्या SC ST OBC का हिंदू राष्ट्र में क्या मूल्य है? 75% से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। जब LPG की नीति लागू कर दी गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा तो 2014 तक 13-14 साल जब ये नीति लागू हुई, जब 2014 में मनमोहन सिंह सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ और मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ, तब तक 43% गवर्नमेंट जॉब खत्म हो चुके थे और उस 43% जॉब में प्राइवेट जॉब को कन्वर्ट कर दिया गया था, ठेकेदारी सिस्टम उसमें लागू कर दी गई थी। आज जब 2022 आ गया है तो ये सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी या कॉन्ट्रैक्ट बेस का मामला बढ़कर कहां तक गया है? 2014 में ये केवल 43% तक था, आज ये 75% तक बढ़ गया है। सरकार इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं दे, इसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही। ONGC एक बहुत बड़ी ताकतवर कंपनी है साथी, पब्लिक सेक्टर की नवरत्न दर्जे की कंपनी है। उस ONGC में 81% जॉब आउटसोर्सिंग पर है। अब जो हजारों करोड़ का मुनाफा कंपनी कमाती है उसकी हालत यह है कि उसमें 81% जॉब जो है आउटसोर्सिंग पर है, तो बाकी सेक्टर का अंदाजा लगा लीजिए। तो बड़ी ताकत लगाकर डिसइन्वेस्टमेंट का, प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके ऊपर ये जो आपकी सारी चीजें खत्म की जा रही है जिसके ऊपर आपकी कोई चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, इन बातों पर ध्यान ना दें, इसके लिए दूसरे बहुत सारे मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर SC ST OBC को लगता है हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, उसकी क्या स्थिति है? इस सारी बातों को लेकर हम लोगों को समाज के अंदर जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा अवरोध है। आने वाले समय में हमारे पास चलाने लायक लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेगी, कमाई करने वाला वर्ग नहीं रहेगा। उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो भी मर्यादित साधन हमारे पास में है उन साधनों का हम लोगों को क्रांति के लिए उपयोग करने की जरूरत है। आज इस देश के अंदर साथियों क्रांतिजन्य परिस्थिति है, क्रांति का माहौल है, मगर इस क्रांतिजन्य परिस्थिति में भी हम लोग क्रांति करने की स्थिति में क्यों नहीं है? क्योंकि क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोगों के पास साधन नहीं है, असंतोष है। एक लावा देश में उबल पड़ा हुआ है कि कभी भी ये फट सकता है, मगर क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोगों के पास क्रांति करने के लिए जो साधन चाहिए वो साधनों का अभाव। उस साधनों के अभाव को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर साधन संसाधन निर्माण करने की जरूरत है।
अगर ये साधन संसाधन चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, अगर हम अपने समाज से निकालते हैं और आंदोलन को संगठित तरीके से समाज में लेकर जाकर चलाते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर हम इस कारवा को आगे लेकर जाने का काम कर सकते। इसलिए हमने अधिवक्ताओं का संगठन खड़ा करने का प्लान बनाया कि देश भर में अधिवक्ताओं की ताकत खड़ी हो जाएगी, तो जो आंदोलन हम लोग करेंगे तो प्रशासन के साथ जब भिड़ने की बारी आई तो हमारे पास अधिवक्ताओं की फौज होनी चाहिए। युवा बेरोजगार लोग कभी भी आंदोलन के लिए आने के लिए तैयार है, मगर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो भी तैयारी के काम में लगे हैं। और एक संगठित तरीके से इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए लगने वाली सारी तैयारियां साथियों हम लोग कर रहे हैं। उस सारी चीजों को करने के लिए हमारे पास संगठित कार्यक्रम होने चाहिए। तो संगठित कार्यक्रमों के लिए साथियों अधिवेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ये जो अधिवेशन साथियों हम लोगों ने घोषित किए हैं, उन अधिवेशनों के माध्यम से हमें ये काम करना है। इसके लिए बड़े पैमाने पर हमको अभी तैयारी करनी है। अधिवेशन के लिए साथियों हम लोगों ने प्लान बनाया है। 3 राज्य अधिवेशनों के माध्यम से हम लोग अपने समाज के अंदर से ह्यूमन रिसोर्स जो इस आंदोलन को चलाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट वो निर्माण करेंगे। अभी जैसे यहाँ हमने स्टेट की अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, तो जो जिलों के लोग यहाँ मौजूद है और जिन जिलों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं हो सके, तो उन लोगों को भी अगले मीटिंगों में शामिल करके अधिवेशन से पहले वहां पर हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाने का काम हमको करना होगा, ताकि उस राज्य अधिवेशन में पूरे पंजाब में जहां भी वामसेट की सारी कमेटियां है उसके रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल हो। ह्यूमन रिसोर्स जो आंदोलन की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। दूसरा, इसको चलाने के लिए लगने वाले फाइनेंशियल रिसोर्स हम लोग समाज से निकालेंगे। अगर साथियों हम लोग राज्य अधिवेशनों के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, तो दिसंबर में जो हम लोगों को राष्ट्रीय अधिवेशन करना है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन को लगने वाली सारी पूर्व तैयारी हमारे अभी से पूरी हो जाएगी और राष्ट्रीय स्तर का जो बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग करते हैं उसको करने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। हमने अभी से राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां शुरू कर दी है। कर्नूल में जितना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग करेंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसकी प्रक्रिया में पूरे देश भर में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर साथियों हमें काम करना है। हम किसी के प्रतिक्रिया में कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया में या भावनाओं से कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर मिशन की धारणा है तो प्रतिक्रिया या भावना के आधार पर आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे किसी भी महापुरुषों ने प्रतिक्रिया में प्रतिशोध में काम नहीं किया। प्रतिक्रिया और प्रतिशोध कमजोर लोगों का लक्षण होता है। जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके पास जज्बा होता है, वो ना प्रतिक्रिया करते ना प्रतिशोध की भावना रखते हैं, वो अपने कारवा को आगे बढ़ाने का सोचते। तो हमें भी उस तरीके से सोचने की जरूरत है कि आपको इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए समय और साधन लगाने की जरूरत है। हालात सामान्य होते तो बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग काम करते, मगर आज हालात असामान्य है संगठन के अंदर भी और समाज के लिए भी। तो इस विपरीत परिस्थिति में साथियों बहुत ज्यादा ऊर्जा लेकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। महान काम करना है तो महान काम करने के लिए पहले अपने आप को उस ऊंचाई पर लेकर जाना पड़ेगा। बड़ा काम तभी संभव है जब हम अपने आप को बड़ा काम करने के लिए तैयार करें। इसलिए इस परिस्थिति से संगठन और कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जो संगठन ने नीति बनाई है उसके आधार पर काम करने की जरूरत है। उसको ध्यान में रखकर साथियों हम काम करेंगे। हमने ऑल इंडिया के लिए प्लान बनाया कि राज्यों के अधिवेशन होंगे। राज्यों के अधिवेशन के बाद में सहयोगी संगठन के राज्य अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीने लगातार राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी होगी। मगर इस तैयारी के बीच में 4-5 बड़े कार्यक्रम साथियों हमने निर्धारित किए। नंबर 1, इस आंदोलन को, इस संगठन को मजबूत रखने के लिए हमने ऑल इंडिया में बीबीएफ के ट्रेनिंग का पहले नंबर का कार्यक्रम घोषित किया। तो हर जिले में जहां डिस्ट्रिक्ट कमेटियां है, उस डिस्ट्रिक्ट कमेटियां में वामसेप और ऑफसेप विंग जो है सहयोगी संगठन है, उनके माध्यम से कम एक जिले से अगर 5 नौजवानों को भी हम लोग तैयार कर देते हैं तो वो 5 नौजवानों को आधार बनाकर जिले में मान लो 5 हो गए, 15-20 जिलों में भी हमारा संगठन है, तो कम से कम 50 से 100 नौजवानों का
हम लोग बीवीएफ का हर स्टेट में 2 दिन का ट्रेनिंग लगाने वाले हैं। तुम्हारे पास अपना खुद का वॉलंटियर फोर्स जो है वो खड़ा होगा। इसी चंडीगढ़ में 1981 में बामसेफ के अधिवेशन में बामसेफ वॉलंटियर फोर्स की स्थापना की गई थी। आज उस घटना को लगभग 42 साल पूरे हुए। तो बीवीएफ के ट्रेनिंग का ऑल इंडिया का कार्यक्रम बनाया जाएगा ताकि हमारे पास अपने आंदोलन की सुरक्षा के लिए अपने बीवीएफ के जवान। दूसरा, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है हम अपने समाज के लिए तैयार करना चाहते हैं। संगठन ने इससे पहले सोशल मीडिया का संगठन तो खड़ा कर लिया, मगर उस सोशल मीडिया का मिसयूज हुआ है हमने देखा। जो बात बंद कमरे में होनी चाहिए थी, संगठन का अंदरूनी मामला था, वो सोशल मीडिया में लाकर उसका किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया, उसका खामियाना संगठन को पूरा भुगतना पड़ रहा है। आज भी वो बातें जो है सोशल मीडिया इस काम के लिए तो नहीं बनाया गया। तो हम अपने सोशल मीडिया का समाज के सही दृष्टि से प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जो है आईटी के लेवल पर काम करने वाले, उन्होंने फुल टाइम इस काम के लिए अपना समय हमको देने की तैयारी की है। उनके नेतृत्व में साथियों हम लोग ये काम करेंगे। तो अभी जो हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में ये भी बात हम लोगों को ध्यान रखनी कि जिले से कम 2 लोगों को, नॉन एम्प्लॉय लोगों को हमको सोशल मीडिया के काम के लिए रिलीज करना है। केवल वो सोशल मीडिया का काम करे, जो भी संगठन के द्वारा उनको मैसेज प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है, उसी बात को वो प्रचार में लाए। क्योंकि सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, वो जोड़ने का भी काम करती है, तोड़ने का भी काम करती है, अफवाहों को फैलाने का काम करती है। हमें इस काम के लिए तो उसका उपयोग नहीं करना, जिम्मेदारी के साथ उसका उपयोग करने के लिए हमने कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस पीरियड में कभी भी हमारी तरफ से, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने लोगों की तरफ से, कभी भी इस आंदोलन, विचारधारा और संगठन की ओर से कोई एक गलत पोस्ट नहीं डाली, कोई प्रतिक्रिया हम लोगों ने अपने पर नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि वो काम जो है हमको काम करते रहना, क्योंकि सारी लड़ाई तो मैदान में होगी। मगर सोशल मीडिया चूंकि आज के जमाने में प्रचार प्रसार का एक प्रभावी साधन है, तो उसका उपयोग होना चाहिए। तो सोशल मीडिया का भी राष्ट्रीय स्तर का फिजिकल ट्रेनिंग का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। 2 दिन का ऑल इंडिया का वर्कशॉप भी होगा और उसमें कम से कम 200 लोगों को देश भर में स्पॉट करके उनका ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो प्रक्रिया चल रही है। तीसरा, स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल आंदोलन में रहेगा, उसको ध्यान में रखकर साथियों 5 दिन के ट्रेनिंग में बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी नाम का एक सहयोगी संगठन घोषित कर दिया गया है। उसके माध्यम से देश भर में स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके लिए भी पंजाब से कन्वीनर जो है लगाए गए हैं। तो उस बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन के लिए भी हमें अपने अपने जिले से जो स्टूडेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनको रिलीज करके उसका भी संगठन खड़ा कर। नंबर नेक्स्ट, महिलाओं की 50% शक्ति जो है आंदोलन में लगाने के लिए बहुजन मूल निवासी महिला संगठन की स्थापना हुई है। उसके नेतृत्व में कार्यक्रम लगाए जाएंगे। उसके भी राज्य स्तर के कार्यक्रम होंगे, जिला स्तर के कार्यक्रम होंगे, वो भी चलेगा। तो ये सहयोगी संगठन के भी कार्यक्रम एक साथ चलते रहेंगे। ट्रेड यूनियन चल रही है, इंपा चल रही है, अधिवक्ताओं का काम चल रहा है। और आने वाले 8 दिनों के अंदर हम 3 अलग अलग दूसरे ऑफिस विंग के सहयोगी संगठनों की भी घोषणा करने वाले हैं। उसकी भी प्रक्रिया शुरू है। और यूनिटी ऑफ मूल निवासी के माध्यम से बहुजन समाज के अंदर काम करने वाली जो सारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ने का भी हमने लक्ष्य रखा हुआ है। वो भी सारा कार्यक्रम एक साथ चलेगा। तो हर तरीके से समाज के अंदर अपनी पहल साध्यम बामसेफ के माध्यम से करेंगे। अब ये सारा करने के लिए समाज के अंदर जाकर खुले दिल से संवाद और संपर्क करने की जरूरत है। इस बात के लिए बामसेफ के कार्यकर्ता को पहल करना होगा। आज के इस मीटिंग के माध्यम से साथियों यही बातें जो है विस्तार से हमने आप लोगों के इसलिए रखी ताकि ये बातें पता चले। कार्य पद्धति में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में संक्षिप्त में बात करके मैं साथियों अपनी बात खत्म करूंगा, ताकि जो नए साथी जुड़े हैं उन नए साथियों को भी इस बात का पता चले कि बामसेफ को चलाना ये कोई हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि बामसेफ चलाने के लिए नहीं बनी है। बामसेफ अपने आप में कोई साध्य नहीं है। बामसेफ एक उद्देश्य के लिए बना हुआ संगठन है। तो उस उद्देश्य को चलाने के लिए साधन के रूप में बामसेफ किस तरीके से उसको बनाने वालों ने उसको आइडल बनाया था, उसकी कार्य पद्धति की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। तो हमने उस कार्य पद्धति में बदलाव किए, जिसकी चर्चा डॉक्टर रतनपाल साहब ने आपके सामने की।
पहला निर्णय साथियों हम लोगों ने किया 1 मैन 1 पोस्ट। एक पदाधिकारी के पास एक ही ओहदा होगा, अहदेदार जो होंगे वो एक ही होगा, उसके पास दूसरी किसी संगठन की जिम्मेदारी नहीं होगी, जो एक काम दिया वही वो करे। आज क्या हालत है, एक एक आदमी के पास 10-10, 15-15 संगठन की जिम्मेदारी है, तो कहां से उस संगठन को समय दे पाएगा। इसलिए हमने निर्णय लिया 1 मैन 1 पोस्ट। दूसरा, जवाबदेही और पारदर्शिता का सिद्धांत। आप एक साथ दो चीजें नहीं कर सकते, नेतृत्व भी करोगे और जवाबदेही के सिद्धांत को भी नहीं मानोगे, कैसे हो सकता है। जो आदमी निर्णय लेगा उसको उसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। आपने जो फैसले लिए उन फैसलों को आपको क्या करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, उसका जवाब भी देना होगा। तो जिस जवाबदेही और पारदर्शिता के अभाव से कोई भी संगठन चल नहीं सकता, सफलता तो दूर की बात है। जवाबदेही का सिद्धांत और पारदर्शिता के सिद्धांत को लागू करने के लिए साथियों कापड़े साहब ने व्यवस्था बनाई थी जनरल बॉडी की। इस देश के प्रधानमंत्री को भी, इस देश के राष्ट्रपति को भी जवाबदेही के और पारदर्शिता के सिद्धांत में लाकर रख दिया। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो प्रधानमंत्री को संसद के सामने आकर सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, लिखित में जवाब देने पड़ते हैं, मौखिक रूप में उसका जवाब उसको देना पड़ता। तो जनरल बॉडी की कंसेप्ट हमने सामने रखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीईसी को जनरल बॉडी के सामने जो है आकर जवाब देने पड़ेंगे, लिखित में जो सवाल आए हैं उसका जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही और पारदर्शिता का सिद्धांत लागू होगा। जनरल बॉडी के चेयरमैन की कंसेप्ट लागू कर दी कि जनरल बॉडी के चेयरमैन होंगे और जनरल बॉडी के चेयरमैन के उपस्थिति में मीटिंग होगी। जनरल बॉडी के चेयरमैन को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट नहीं करेगा, जनरल बॉडी चुनेगी। जैसे यहां भी आपने देखा कि जब कमेटी बनाने की बारी आई तो हमने 5 लोगों की कमेटी बनी, 5 लोगों की कमेटी ने स्टेट की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। सीईसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट नहीं करेंगे, स्टेट की जनरल बॉडी होगी और जनरल बॉडी के द्वारा अपने स्टेट से एक नाम सेंट्रल बॉडी में रिकमेंड होगा। तो स्टेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सेंटर में होगा। तो क्या होगा, स्टेट की जो भी समस्या है वो सेंटर में उठाने के लिए स्टेट के पास एक सही आदमी होगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके मर्जी में आए उसको अगर सीईसी में ले ले तो क्या होगा, वो सीईसी थोड़ी होगी, तो गुट बन जाएगा। अपने गुड़फेद वाले लोगों को आप लेकर संगठन चलाओगे, कैसे होगा। नंबर नेक्स्ट, स्टेट यूनिट और डिस्ट्रिक्ट यूनिट को मजबूत होने के बगैर सेंट्रल मजबूत नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जीएसटी की मीटिंग हो गई, निर्मला सीतारमण जी की, इसी चंडीगढ़ में, शायद चंडीगढ़ में ही जीएसटी की मीटिंग हो गई। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने एक रोना गाया कि जो टैक्स का सारा पैसा जीएसटी के माध्यम से जमा होता है वो सेंटर के पास जाता है और सेंटर का जो ड्यू स्टेट को है वो मिलता नहीं। आज साथियों हालत ये है कि सेंटर इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा मजबूत है और स्टेट कमजोर है। स्टेट अपना खर्चा चलाने लायक नहीं, यही हालत इधर है। हमने पॉलिसी बनाई, जो भी फंड जमा होगा उसमें से 60% सेंटर के पास जाएगा और 40% स्टेट के पास होगा। अगर 40% फंड स्टेट के पास रहेगा तो स्टेट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट यूनिट मजबूत होंगे, अपने अपने स्टेट की एक्टिविटी चलाने लायक हो रहेंगे। तो वो फंड के लेवल पर एक नया डेवलपमेंट हमने इंप्लीमेंट करने का निर्णय किया। नया निर्णय हमने उसमें जोड़ दिया कि 5 लाख से ऊपर का कोई भी खर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है तो उसको सीईसी की फाइनेंस कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। 5 लाख से ऊपर का कोई खर्चा कर रहा है, जैसे राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, लाखों रुपए का उसमें खर्चा करना पड़ता है, तो वो सीईसी की एक फाइनेंस कमेटी होगी। उस फाइनेंस कमेटी के सामने उसको जवाब देना पड़ेगा और उसके बाद ही वो फाइनेंस कमेटी जो है मंजूर करेगी। अगर फाइनेंस कमेटी भी निर्णय नहीं बना पाई, जनरल बॉडी के सामने रखकर उसका फैसला किया जाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जवाबदेही और पारदर्शिता के बगैर आप लोगों का भरोसा कायम नहीं कर सकते और भरोसा हमेशा दो तरफा होता है। लोग आप पर भरोसा करें और आप लोगों पर संशय करो तो कैसे चलेगा। लोगों ने वन वे आपके ऊपर भरोसा किया और आप दूसरों पर शक करने का काम करते रहोगे। तुम कौन हो मुझे पूछने वाले, जितना बोला गया उतना करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ।
लोग आपकी हर बात जो कहे वो वैसे के वैसे माने, और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपकी बात मानी आपको सवाल पूछा, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कौन हो मुझे पूछने वाले। तो हमने उस जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत को आधार बनाया, क्योंकि उसके बगैर हम अपने आंदोलन को, संगठन को आगे लेकर नहीं जा पाए। नंबर नेक्स्ट, हमने पॉलिसी बनाई कि जो भी सहयोगी संगठन बामसेफ के द्वारा बनाया जाएगा वो स्वायत्त होगा। उस स्वायत्त संगठन को बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी बामसेफ लेगा। उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने में, उसको एस्टेब्लिश करने में सारी मदद बामसेफ के द्वारा की जाएगी, ताकि वो सहयोगी संगठन समाज में अपने बलबूते पर खड़ा होने लायक बन जाए। ये जिम्मेदारी बामसेफ की होगी, क्योंकि ये काम बामसेफ का है, कर्मचारी नहीं कर सकता, कर्मचारी संघर्ष नहीं कर सकता, कर्मचारी मैदान में जाकर लड़ नहीं सकता। तो ये काम नॉन एम्प्लॉय लोगों को करना है, उस काम को करने की जिम्मेदारी बामसेफ को लेनी होगी, तो करेगी। ऑफसेट विंग के द्वारा जितना भी फंड निर्माण होगा उसमें से केवल 10% फंड बामसेफ के पास होगा, 90% फंड ऑफसेट विंग के पास रहेगा। तो ऑफसेट विंग इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, और ऑफसेट विंग का और बामसेफ का संबंध वही तक रहेगा, कोई इंटरफेरेंस उस काम में नहीं रहेगा। मार्गदर्शक के रूप पर हम लोग काम करते रहेंगे, जहां जरूरत है वही उन चीजों में हम लोग इन्वॉल्व हों, ताकि वो संगठन का स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा है। तो साथियों, ये निर्णय बामसेफ के द्वारा बनाए गए, और उन निर्णयों के द्वारा हम लोग साथियों अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्य पद्धति एक बड़ी पारदर्शिता के सिद्धांत पर खड़ी है, जवाबदेही के सिद्धांत पर खड़ी है, और ये जवाबदेही नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता के स्तर पर सभी को बाध्य करके कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि चलाने वाले ही जिम्मेदार है और उसमें काम करने वाले नहीं है। अनुभव ये रहा है कि जब भी विपरीत परिस्थिति आई तो सबसे ज्यादा बॉटम लेवल के कार्यकर्ताओं ने सिंसियरली स्टैंड लिया, क्योंकि फील्ड में सबसे ज्यादा मजबूती से वो खड़े रहे थे। इसलिए साथियों, कोई कंफ्यूजन हमारे पास नहीं है, बड़ी क्लियरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। अगर ये चीजें हम लोग कर देते हैं तो केवल मात्र ये अधिवेशनों के 1 महीने के अंदर अगस्त एंड तक साथियों इस देश के अंदर जो नजारा जो है वो बदलने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, और आगे के बचे हुए 5 महीनों में इस स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करके अधिवेशन को सफल बनाने में हम लोग आगे रहेंगे। इस दृष्टि से साथियों हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अब इस अधिवेशन की तैयारी में साथियों 2 बातें जुड़ी हुई है। पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर हमको काम करना है। जब अधिवेशन का वेन्यू और डेट आज यहाँ पर हम चर्चा करके डिस्कस करेंगे, और दूसरा उसको लगने वाले रिसोर्सेज इसलिए चाहिए कि देश में क्रांतिजन्य परिस्थिति है, मगर उस क्रांति को नेतृत्व करने वाले लोगों को, उस क्रांति को सफलता में कन्वर्ट करने वालों को साधनों की जरूरत है। बगैर साधन के हम परिवर्तन का काम नहीं कर सकते। उस स्थिति को साधनों के साथ में हम लोग बदल सकते हैं। इसलिए हमने इस अधिवेशन के माध्यम से रिसोर्सेज को भी बड़े पैमाने पर मोबिलाइज करने का काम करना है। हमारे पास साधन संसाधन होंगे तो हम लोग साथियों जो करना चाहते वो करने लायक बनेंगे। साधनों के अभाव से बहुत सारी चीजें हमारे महापुरुष कर नहीं पाए। जब बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बनकर पहली बार भारत आए, उनके सम्मान में बॉम्बे में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम के लिए माता रमाई को भी जाना था। बाबा साहब कार्यक्रम के लिए जब जाने वाले थे तो रमाई को भी उस कार्यक्रम में जाना था। कई दिनों के बाद वो बाबा साहब को अपने पति को देख रही, मगर उस कार्यक्रम में जाने के लिए रमाबाई की दिक्कत क्या थी? उनके पास ऐसी एक भी साड़ी नहीं थी जो फटी हुई नहीं थी। एक भी साड़ी उनके पास ऐसी नहीं थी कि जो ठीक थी। कोई भी साड़ी उठाते, कोई भी कपड़ा उठाते तो फटा हुआ। ये हालत बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार की थी। उस कमी के कारण बाबा साहब बहुत कुछ कर नहीं। आप अगर कभी दिल्ली गए तो बिरला हाउस जरूर जाइए। उस बिरला हाउस में आज भी गांधी जिस बकरी को अपने साथ में रखते थे, बकरी तो मर गई, मगर जिस रस्सी से बकरी को बांध कर रखते थे, वो बकरी की रस्सी आज भी कांग्रेस के लोगों ने एयर कंडीशन के काट में संभाल के रखी। बकरी तो मर गई, मगर उस बकरी के रस्सी को आज भी संभाल के रखा हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन में देसी घी परोसा जाता था। इतनी
ताकत कांग्रेस के लोगों के पास में थी और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चों को कफन देने लायक नहीं, उस स्थिति से बाबा साहब ने आंदोलन चलाया। वही कमी खामी अगर हमारे आंदोलन में रही तो साथियों हम लोग सफल नहीं हो पाए। इसलिए हमें उस साधन संसाधनों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। तो जो लक्ष्य साथियों पंजाब के लिए रखा गया है उस लक्ष्य को भी हम लोगों को पूरा करना होगा और अधिवेशन की तैयारी के लिए जो भी जिम्मेदारी यहाँ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, अब स्टेट कमेटी के द्वारा उसको वर्कआउट किया जाएगा, उसको पूरा करने के लिए हमको काम करना होगा। जो भी नई कमेटी आज यहाँ बनाई जाएगी, सारे सीनियर साथियों के कंसेंसस से कमेटी बनी है, ये एडवॉक कमेटी है। उस एडवॉक कमेटी को पूरा करने के लिए साथियों हम लोगों को आने वाले समय में दोबारा मीटिंग लेकर जो जिले के लोग उसमें शामिल नहीं है उनको उसमें शामिल करके काम करना होगा। तो ये फुल स्ट्रक्चर की कमेटी बन जाएगी, राज्य अधिवेशन तक एक कमेटी हमारी बन जाएगी, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। और अभी मैं आप सभी के परमिशन से ये जो नई कमेटी यहाँ 5 लोगों की जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में जो लोगों ने नाम सजेस्ट किए हैं उनके नाम मैं अनाउंस करता हूं। पंजाब के 2022 के स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए कन्वीनर के तौर पर मानयोग कुशल कुमार जी की कन्वीनर के तौर पर जिम्मेदारी लगाई गई है, वो खड़े रहे। को कन्वीनर के तौर पर मास्टर सतीश कुमार जी जो हमारे फगवाड़ा के बहुत सीनियर साथी है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। और उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर गुरमीत सिंह जी जो हमारे फरीदकोट के साथी है। उसके बाद वरिंदर कुमार पठानकोट से, राम सिंह जी बटाला आए नहीं है, ये मलकीत सिंह जी जत्तो से, ज्ञानचंद व्यास उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार उमरेनिया लुधियाना से, डॉक्टर रतन पाल जी और मोहम्मद शकील साहब, इन साथियों की इसमें कन्वीनर और वो कन्वीनर के तौर पर और एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर जिम्मेदारी लगाई गई है। आने वाले समय में इसको एडवॉक कमेटी को स्टेट कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और मैं सेंट्रल कमेटी की तरफ से इन सारे जो कमेटी बनी है उन सभी कमेटियों का मैं बहुत ज्यादा उनका अभिनंदन करता हूं और उनके नेतृत्व में पंजाब का कारवां आगे बढ़ेगा ऐसी उम्मीद भी करता हूं। और साथियों अभी हम लोगों के सामने 2 चीजें हैं कि पंजाब का स्टेट कन्वेंशन की डेट हम लोगों को डिसाइड करनी है और उस अधिवेशन की डेट और वो कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और किसी साथी का जो यहाँ पर जो चर्चा हुई उसको लेकर मेरी बात सुनी, इसलिए आप सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। 85